हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्लास आपके बहुत सारे आने वाले एग्जामिनेशन जो कि जेके से भी आपके पास अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा। जो साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। जो नए साथी जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बताइए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जब बात करेंगे फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपने बतानी है कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है सबसे मुफीद है, सबसे इफेक्टिव मानी जाएगी। ऑप्शन ए इज ब्लू, ऑप्शन बी ग्रीन, चलिए जी इसको ग्रीन कर दीजिएगा। ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है वायलेट एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है येलो। बताइए सर सबसे मुफीद, सबसे इफेक्टिव अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट मानेंगे? तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर आप चुनना होगा आपको नन अदर देन ब्लू चुनेंगे आप। ठीक है जी। एज पर एज इन जनरल तो हम सर रेड लाइट की बात करते हैं, लेकिन आपके पास गिवन ऑप्शन में ब्लू आ रहा है तो ब्लू लेंगे आप। देखिए सर, ब्लू लाइट की अगर आप बात करेंगे तो ब्लू लाइट जो है इट्स एब्जॉर्बेड बाय द कैरोटीनॉइड जो आपके पास मिल जाते हैं आपके पौधों में, जो फर्दर पास होते हैं एनर्जी को क्लोरोफिल में। रेड लाइट जो है सबसे ज़्यादा मुफीद, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है वेवलेंथ अगर आप लाइट की देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि जो फोटो सिस्टम्स हैं वो एब्जॉर्व करते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ इन द रेड रीजन जो आपके पास देखने को मिलती है 680 एंड 700 नैनोमीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सिंपल अगर आप याद रखेंगे कि रेड लाइट तो आप जनरली मानते हैं कि आप मोस्ट इफेक्टिव मानते हैं वेवलेंथ अगर लाइट की लेंगे, तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर आपका ब्लू आता है तो आप ब्लू को भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट हाइस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बताइए फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सारे के सारे जिम्मेवार हैं, तो आपने बताना है सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, सबसे बड़ी जो योगदान है वो कौन देता है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी इज प्रोपेन। तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो आपके पास एक प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस के नाम से, बेहतर तरीके से हमने वो सारे के सारे कंसेप्ट सीखे थे सर जब हमने एनवायरनमेंट की क्लास आपके साथ पढ़ी थी। तो ये हमने कंसेप्ट दिया था आपके पास, जब आप बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसका आंसर मोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैसेस हम कह सकते हैं कि वो ये ऐसे गैसेस हैं जो आपके पास ट्रैप करते हैं एनर्जी को, जो रेडिएशन आ रही हैं सन से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कंसेप्ट हमने बड़े बेहतर तरीके से ये पढ़ाए थे अगर आपको याद हो ग्रीन हाउस गैस की, कि आपके पास जो सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं, फिर ज़मीन पर गिरने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होते हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं इनको फिर एब्जॉर्ब कर देते हैं, फिर से वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट हमने पढ़े थे, बहुत सारे आपके पास इनमें इन्वॉल्व होते थे, जैसे मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेजर कंसर्न है। ठीक है जी, तो ये अगर आपको परसेंटेज याद रखनी होगी तो इस तरह से आप रख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलता है, लगभग 65% जो आपके पास ग्रीन हाउस गैस है वही कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है जी, मीथेन आपको इसके साथ देखने को मिलता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपको देखने को मिलती हैं। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको बताना है कि 1 पास्कल जो है ये किसके बराबर है। सिंपल क्वेश्चन है, 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो बता दीजिए पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके पास जो पास्कल है ये किसका यूनिट है। ऑप्शन आर नंबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है सर, ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपके पास 100 एटमॉस्फेयर आ रहा है, थर्ड 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज़ 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको पता ही है सर पास्कल की जब बात करेंगे हमने प्रेशर का यूनिट आपके पास रखा है कि आपके पास अगर कोई भी बॉडी होगी तो उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर पर, तो वो जो प्रेशर उस पर लगेगा उसे आप 1 पास्कल मानेंगे। 1 पास्कल के बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप यूनिट किसका, ऐसा यूनिट ऑफ बेहतर तरीके से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे आप कहते हैं, तो इसलिए आप ऐसा यूनिट जो आपके पास प्रेशर का है वो आप पास्कल कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाती है। एलॉय यूज फॉर मेकिंग मेडल्स, कोइन्स, स्टैच्यूज़, आपके पास जो शिप के प्रोपेलर्स होते हैं वो एलॉय में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ का बना होता है वो एलॉय। क्या वो आपके पास जिंक और निकल का बना होता है, कॉपर और टिन का बना होता है, जिंक और टिन का बना होता है, या लेड और एल्यूमिनियम का बना होता है। ठीक है जी,
बड़े बेहतरीन तरीके से अच्छे नाम से आप जानते हैं उस एलॉय को, क्योंकि आपने देखे होंगे सर अक्सर जो आपके पास मेडल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं सर? वो बने होते हैं इसके। और आप इसे क्या कहते हैं सर? ब्रोंज कहते हैं। तो ब्रोंज में दो चीज़ें आपके पास देखने को, एक तो कॉपर हो गया, दूसरा आपके पास टिन हो गया। तो कॉपर एंड टिन आप याद रखेंगे, कॉपर एंड टिन को कंबाइन किया जाता है, एक एलॉय बनाया जाता है, उसको आप ब्रोंज कहते हैं। ब्रोंज सर एक कॉपर और टिन का एलॉय है, जिसमें अगर आप कॉपर की परसेंटेज देखेंगे तो 90% आपके पास उसमें कॉपर है और 10% आपके पास टिन है। एक्सीलेंट क्रोजन रेजिस्टेंस है सर, इसमें अगर जंग देखेंगे, जंग वगैरह इसमें नहीं लगता है, इसी वजह से अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता है इन तरह की चीज़ों को बनाने के लिए। स्कल्पचर्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मेडल्स हो गए, इनको बनाने के लिए हम ब्रोंज का इस्तेमाल करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट। ठीक है, आपको पता है सर जो आपके पास न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उन्हें आप ट्रिपल वैक्सीन देते हैं 3 बीमारियों से बचाने के लिए। वो कौन सी बीमारी हैं, ताकि उनको इम्यूनिटी मिले इम्यूनाइज करने के लिए 3 बीमारियों के से? तो वो कौन सी 3 बीमारियाँ हैं जिनके लिए आपके पास न्यू बॉर्न बेबी को ट्रिपल वैक्सीन आप देते हैं? ऑप्शन ए टेटनस, डिप्थीरिया, मीजल्स, रूबेला। ऑप्शन बी वुफिंग कफ, टेटनस एंड आपके पास डिप्थीरिया। ऑप्शन सी वुफिंग कफ, टेटनस एंड मीजल्स। एंड ऑप्शन डी इज टेटनस, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स एंड रूबेला। बताइए जी, बेहतर तरीके से आपने बताना है कि न्यू बॉर्न बेबी जो है आप ट्रिपल वैक्सीन देते हैं 3 बीमारियों से बचाने के लिए। बेसिकली वो सब आप दो जानते ही हैं, वुफिंग कफ, टेटनस और मीजल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज। आपको पता है कि अगर आप कभी तेल जो है ऑयल पानी पर फेंकेंगे वो फैल जाता है, स्प्रेड कर जाता है। वजह क्या है सर, क्यों फैलता है? ऑप्शन है आपके पास ऑयल इज़ मोर डेंसर देन वाटर, ऑयल जो है वो ज़्यादा डेंस है पानी से। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर। थर्ड ऑप्शन ऑयल हैज़ मोर सरफेस टेंशन देन वाटर। एंड ऑप्शन डी इज ऑयल हैज़ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर। ठीक है जी, बताइए सर वजह क्या है? ऑयल जो है, तेल जो है वो स्प्रेड क्यों करता है आपके पानी पर? वजह यह है कि जो आपके पास वाटर की सरफेस टेंशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किससे? ऑयल से। इसकी वजह से जो आपके पास जब ऑयल उस पर गिरता है तो जो वाटर है उसको हर एक तरफ से जो है खींचता रहता है नीचे, तो इसकी वजह से जो ऑयल है वो फैल जाता है, वो स्प्रेड कर जाता है। तो हम कहेंगे कि जो आपके पास वाटर की सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होती है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है कि ऑयल की जो सरफेस टेंशन है वो कम होती है, लेस होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो यही आप आंसर मान लेंगे, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑयल। देयरफॉर इसी वजह से क्या होता है, जब ऑयल आप ओवर करते हैं, फेंकते हैं आपके पानी पर, जो ग्रेटर वैल्यू है सरफेस टेंशन वाटर की वो पुल करती रहती है ऑयल को हर एक डायरेक्शन में। ठीक है जी, जब आपके पास तेल गिर गया तो हर एक डायरेक्शन में इसको पुल करती रहती है, जिसकी वजह से जो आपके पास ऑयल है वो स्प्रेड हो जाता है, वो फैल जाता है। तो वजह यह है कि आपके पास जो वाटर की सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होती है, या ऐसा कहें कि ऑयल की जो सरफेस टेंशन वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ऑन हीटिंग ए सर्कुलर मेटलिक डिस्क विद ए सर्कुलर होल। आपके पास एक इस तरह की डिस्क है, ये आपके पास सर्कुलर डिस्क है, इसके बीच में आपके पास एक होल है, आपने इसको हीट किया। ठीक है, सेंटर में इसके पास होल है, तो इसके डायमीटर पर क्या असर होगा जब इसको गर्म करेंगे, आप हीट करेंगे? क्या वो डिक्रीज़ हो जाएगा, सेम रहेगा, इंक्रीज़ हो जाएगा? पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा। चलिए बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? जब आप सर्कुलर मेटलिक डिस्क को हीट करेंगे, जिसके बीच में आपके पास एक छोटा सा सुराख है, होल है, उसके होल को क्या असर होगा? क्योंकि आपको सर कंसेप्ट पता है, जब हम हीटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो वहाँ हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है थर्मल एक्सपेंशन। क्या होती है? थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो एक्सपैंड हो जाती है। वजह ये होगी, इसी वजह से जो आपके पास जो उसका सुराख होगा, जो होल होगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट क्या है? जब हमने पढ़ा था कि जब भी ये किसी बॉडी को आप हीट करते हैं, उसकी जो लेंथ है, उसका जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसी वजह से व्हेन द मेटल डिस्क इज हीटेड इट विल एक्सपैंड एंड डायमीटर ऑफ द होल विल इंक्रीज। चलिए बेसिक क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ए क्रिकेट प्लेयर वाइल टेकिंग ए कैच लवर्स हिज हैंड टू। ठीक है जी, अब आपके पास आपने अक्सर देखा होगा, विद हेल्प ऑफ एक शॉर्ट वीडियो आपको डाली थी हमने, जब हमने आपके पास क्लास लगाई थी लॉज ऑफ मोशंस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़े थे। वहाँ हमने फोर्स का कंसेप्ट आपको दिया था, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट दिया था। अगर आप में से किसी दोस्त ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है, देखिए, हर एक कंसेप्ट सीखिए। तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए हमने आपके पास एक शॉर्ट वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बना के दी थी, अगर आपने वो देखी होगी तो आप देख सकते हैं अच्छे से। तो वहाँ हमने आपको समझाया था कि बात क्या है कि फोर्स जो है ना सिर्फ मोमेंटम पर, चेंज मोमेंटम पर डिपेंड करता है, बल्कि किस हद तक, किस रफ्तार से, किस स्पीड से, किस टाइम से वो चेंज हो रही है, इस पर निर्भर करता है। तो इसी वजह से जब आपके पास खिलाड़ी जो है हाथ पीछे लेता रहता है, वो टाइम इंक्रीज़ करता रहता है इम्पल्स के लिए, ताकि जो फोर्स है उसके हाथों पर कम पड़े और उसके हाथ जो है इंजरी से बच सकें। तो यही वजह है सर। एक क्रिकेट प्लेयर वाइल टेकिंग ए कैच लवर्स हिज हैंड क्यों करता है? ताकि टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है जी,
तो फोर्स एक्टिंग ऑन हैंड हमने क्या पढ़ा था, फोर्स किसके बराबर है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जिसे आप कह रहे हैं पी सब मोमेंटम है, एम इंटू वी आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। इसीलिए जब एक प्लेयर जो है अपने बॉल गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे ले लेता है ताकि टाइम ऑफ इम्पल्स जो है इंक्रीज़ किया जा सके, सो एज टू डिक्रीज द फोर्स एक्टिंग ऑन हिज हैंड, ताकि जो फोर्स उसके हाथ पर बॉल की वजह से गिरेगी वो कम पड़ जाए और उसके हाथ जो है इंजरी से बच सकें। तो बेहतर तरीके से ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके भी आपको दिया था, देखिएगा वो वीडियो। चलिए ये कम करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या और कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक हम दे देंगे, देखिएगा वो वीडियो। क्वेश्चन 9, आयर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रिमूव्ड बिकॉज इन इट इज प्रेजेंस। आपको पता है सर, अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब देखेंगे वो जनरली आपके पास उसके अंदर वैक्यूम होता है, आयर उसको रिमूव की गई होती है। क्यों की गई होती है रिमूव, बताइए सर। यही वजह है, अगर आपके पास कभी इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखे होंगे जो पहले आ रहे थे इनकैंसिडेंट वाले बल्ब, तो उनमें अगर आप कभी तोड़ते थे तो एकदम सर जोरों की आवाज़ आती थी। वजह ये थी कि आयर जो है, क्योंकि वो वैक्यूम था, आयर एकदम से रश करने लगती थी, जिसकी वजह से सर वो आवाज़ आपको देखने को मिलती थी। चलिए सर वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल आप बताइए सर, उसमें से हमने देख लिया कि उसको वैक्यूम बनाया गया था, आयर रिमूव की गई थी, वजह क्या थी। ऑप्शन ए आपके पास फिलामेंट कैन नॉट ग्लो प्रॉपर्ली, कि फिलामेंट जो है सर अगर आयर होगी तो वो ग्लो नहीं कर पाएगा अच्छे से। ऑक्सीजन वुड बर्न द फिलामेंट बाय कंबशन, द फिलामेंट वुड गेट रस्टी। ऑप्शन डी इज फिलामेंट वुड कंबाइन विद नाइट्रोजन ऑफ द आयर। तो सिंपल वजह यह है कि आपके पास उसमें ऑक्सीजन अगर होगा तो सर कंबशन की वजह से फिलामेंट को जला सकता है, तो इसी वजह से हम उसको वैक्यूम रखते हैं। आयर इज रिमूव फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब इन ऑर्डर टू अवॉइड O2, ऑक्सीजन को अवॉइड करते हैं जो आयर में मौजूद होते हैं, ताकि रिएक्ट न कर सके फिलामेंट की वजह के साथ, और जो वेयर हो सकता है, जो खतरा हो सकता है इसके बनने का, वो हम रोक सकें। व्हेन ए पर्सन एंटर्स द डार्क रूम फ्रॉम ब्राइट रूम, अक्सर आपने देखा होगा सर, ये कभी आप बाहर बैठे होंगे, धूप में बैठे होंगे, फिर अपने कमरे में जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए जो चीज़ें अपने कमरे में होती हैं जो आपके पास, वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। वजह क्या है, पूछा गया है ये चीज़ क्यों होता है ऐसा। मैंने पर्सन एंटर्स द डार्क रूम, जब एक डार्क रूम में आ रहे हैं ब्राइट रूम से, या ऐसा कहें कि बाहर आप बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, फिर कभी अपने कमरे में जाएंगे तो वहाँ आपको चीज़ें जो अच्छे से दिखाई नहीं देती है। वजह क्या है। ऑप्शन ए, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना टेक टाइम टू एडजस्ट। ऑप्शन बी, आई इज अनेबल टू एडजस्ट इट सेल्फ इमीजिएटली। ऑप्शन सी, इट इज अनेबल टू डायलेट द प्यूपल इमीजिएटली। एंड ऑप्शन डी इज रेटिना बिकम्स इनसेंसिटिव मोमेंटली। तो वजह क्या है सर, वजह यह है कि आपके पास जो इरिस है वो अनेबल होता है ताकि डायलेट कर सके प्यूपल को इमीजिएटली। देखिए कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ हमने बड़े बेहतरीन तरीके से आपको सिखाई थी, अगर आपको याद होगी। ये जब ब्राइट लाइट में आप होते हैं, देखिए ये आपके पास इरिस है आपका, ये आपका प्यूपल जो है वो कंट्रैक्टर होता है, ये कॉर्निया हो गया। जब आप फिर अपने डिम रूम में चले जाएंगे यहाँ से, तो ये जो आपके पास प्यूपल है ये क्या हो जाता है सर, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है जी, ये आपके पास इरिस हो गया, ये प्यूपल जो है आपको एक्सपेंडेड दिखाई दे रहा है। आई जो है एडजस्ट करती है टू न्यू लाइफ और लाइट। ठीक है जी, आपके पास आप जो मालिक ने हमें आंखें दी हुई हैं, ये आंखें हमारी जो हैं थोड़ी सी भी अगर चेंज ऑफ लाइट आ जाएगी, इसको एडजस्ट करने में माहिर हैं, करने में काबिलियत रखती हैं, एडजस्ट करती रहती हैं न्यू लेवल ऑफ लाइट को बाय मेकिंग आवर प्यूपल स्मॉलर कंट्रैक्टिंग। जब एक पर्सन ब्राइट रूम में जाता है तो पहले गर्मी अच्छे रूम में है, ब्राइट रूम में है, वहाँ से जब ये आपके पास डार्क रूम में चला जाता है, ही इज़ नॉट एबल टू क्लियरली, वो इस काबिल नहीं होता कि वो चीज़ों को देख सके। वजह यह है क्योंकि जो इरिस इज अनेबल टू डायलेट द प्यूपल इमीडिएटली। यही फिनोमेना, इस फिनोमेना को आप नाम देते हैं फोटोफोबिया। तो कभी कभी सिंपल पूछा जाता है कि ऑप्शन में दिया जाता है कि क्यों नहीं आप देख पाते चीज़ों को, अगर आप बाहर धूप से चले जाएंगे अपने कमरे में तो क्यों नहीं देखे जाए। सिंपल कभी ऑप्शन में फोटोफोबिया दिया जाता है इसका नाम, तो फोटोफोबिया का आप हिट कर सकते हैं। चलिए जी, स्टडी द स्टेटमेंट्स विच आर फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है जी, आपके पास फ्लावर्स की बात हो रही है कि इनमें से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट एज फार एज फ्लावर्स आर कंसिडर्ड करेक्ट है। ऑप्शन ए जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है इसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। दूसरा जो आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि आपके पास जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं इनमें सिर्फ एक ही एसेंशियल फ्लोरल वर्ल, या तो आपके पास एंड्रोशियम हो गया या तो गाइनोशियम हो गया, ये चीज़ बोली गई है। स्टेटमेंट 1 बोला गया है कि अगर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि अगर आपके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिल रहा है तो इसमें ओनली वन एसेंशियल फ्लोरल वर्ल, जो आपके पास 4 वर्ल देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो उनमें से सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट जो है आपके पास एंड्रोशियम या गाइनोशियम, 2 में से एक ही आपको देखने को मिलता है। तो क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है, क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं या कोई भी करेक्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे पहली बात भी सही है सर, दूसरी बात भी सही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए याद रखिए वो फ्लावर जिसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे, स्टेमिन और पिस्टल। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे जाएँ तो आपको
ये याद रखनी है। तो उसे आप उस फ्लोर का बाइसेक्सुअल फ्लोर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लोर जो या कभी कभी इसे कंप्लीट फ्लोर का नाम भी दिया जाता है। इसमें दोनों मेल एंड्रोशियम और फीमेल गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग स्टेमन एंड ओवरीज। 4 वर्ल्स जो हैं फ्लोर में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं सर? वो आपके पास कैलेक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम हो गया। जो फ्लोर्स आपके पास यूनिसेक्सुअल होंगे उनमें या तो आपके पास मेल या तो फीमेल देखने को मिलेंगे, या तो उनमें आपके पास एंड्रोशियम देखने को मिलेंगे या तो गाइनोशियम। अगर एंड्रोशियम है तो गाइनोशियम उसमें नहीं होगा। चलिए जी, ये आपके पास स्ट्रक्चर हमें दे दिया। अगर आप देखना चाहें बेहतर तरीके से, ये आपके पास कंप्लीट फ्लोर है जिसे आप बाइसेक्सुअल फ्लोर कहते हैं। तो ये आपका यूनिसेक्सुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फ्लोर का। चलिए जी, यहाँ तक सीख गई तो प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। क्वेश्चन 12, बैट्स कैन फ्लाई इन डार्क बिकॉज आपको पता है सर जो आपके पास बैट्स हैं, तो जब से कोविड-19 का मसला आया हुआ है तो तब से बैट्स से आपका परिचय थोड़ा और ही बढ़ गया है। इनके बारे में अक्सर न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो माना जाता है कि ये आपके पास डार्क में भी, अंधेरे में भी चल सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। वजह क्या है? क्या इनको कोई खुसूसन टार्च मिली हुई है? जिस तरह से आपके पास स्पेशल लाइट्स आपके मोबाइल में आई होती हैं आजकल, क्या इनके पास भी कोई स्पेशल लाइट है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। दे हैव ए बेटर विजन इन द डार्क। ऑप्शन बी, एनी बोर्ड कैन डू सो। कोई बोर्ड ऐसा कर सकती है। दे आर गाइडेड बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई देम। ये ऑप्शन डी, द प्यूपल ऑफ देयर आइज आर वेरी बिग। तो वजह यह है कि आपके पास जो उनसे जो आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलते हैं वही इनको गाइड करते हैं सर ऐसा इस काबुल बनाने के लिए कि ये आपके पास अंधेरे में भी फ्लाई कर सकें। तो ऑप्शन नंबर सी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। देखिए सर, ये अगर आप देखेंगे ये आपके पास, अगर आप चमगादड़ जिसे आप बैट कहते हैं, ठीक है जी, जो आपके पास इनसे अल्ट्रावायलेट वेव्स निकलते हैं। अगर आपके पास सामने कोई भी कीड़ा होगा, कोई भी प्रे होगा, उससे जब टकराएंगी ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो इनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर इस दूरी पर कोई ना कोई प्रे है, कोई ना कोई जानवर है, कोई ना कोई कीड़ा है। तो ये ठीक है, ये चीज़ है, तो ये आपने पढ़ना है, समझना है कि आपके पास जो बैट्स हैं दे आर गाइडेड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव्स विच दे प्रोड्यूस एंड अनेबल देम टू फ्लाई इन द डार्क। तो किसकी वजह से सर? यही जो आपके पास यूवी वेव्स हैं जिनका इस्तेमाल आप आजकल सर मेडिकल साइंस में भी बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं हम। इकोज आर अ बैट इज़ वेरी मच द सेम एज अ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है लिख के देंगे हम, जहाँ इको जो है प्रोड्यूस की जाती हैं बाई एमिटेड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। द वेव्स, जब ये वेव्स स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिटर्न होते हैं इकोज के तौर पर टू बैट, जो इनको गाइड करते हैं ताकि ये फ्लाई कर सकें अंधेरे में भी। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी समटाइम्स कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है जी, आपके पास ए बी वाला ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, उसे आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। किसी से भी वो खून जो है ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो क्यों कहते हैं इसे? वजह क्या है सर? क्या आपके पास प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, लैक ऑफ एंटीजन है, या आपके पास लैक ऑफ बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़? इस तरह से अगर आप ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप को आप जो हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, वो आप हमें बताएंगे। अगर आपने सुल्तान पिक्चर देखी होगी तो आप बेहतर तरीके से कोरिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। वहाँ दिखाया गया था जो स्पेशल ब्लड ग्रुप था, यूनिवर्सल डोनर। दे तो वो सबको सकता है, ले सिर्फ अपने से ले सकता है, उसे क्या कहेंगे? तो फिलहाल ए बी की बात हो रही है, आप हमें बताएंगे ए बी को आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर इसके पास एंटीबॉडी किसी के लिए भी नहीं होती। ठीक है जी, तो ये आप देखिए, ये आपके पास 4 ब्लड ग्रुप जनरली आप देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अगर आप ए की बात करेंगे, एंटीबॉडीज इसमें किसके खिलाफ हैं सर? बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं, बी में एंटीबॉडीज ए के खिलाफ हैं, और ए बी के में एंटीबॉडी किसी के लिए भी नहीं है। ओ में देखेंगे तो ए के खिलाफ भी हैं, बी के खिलाफ भी हैं, इसलिए सर ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है मेरे दोस्त। चलिए जी, जो एंटीजन्स हैं अगर आप रेड ब्लड सेल में देखेंगे ए के एंटीजन्स हैं, इसमें बी के एंटीजन्स हैं, इसमें ए और बी दोनों के एंटीजन है, इसमें किसी के एंटीजन नहीं है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कोई पर्सन जिसमें आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा उसे आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एंटीबॉडीज़, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है। ठीक है, उसके लिए या ए के लिए या बी के लिए। पीपल विद दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। क्यों? बिकॉज दे हैव नो एंटीबॉडी टू ए बी और आर एच इन देयर ब्लड। क्योंकि ए के लिए, बी के लिए, आर एच के लिए इनकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, इसलिए अगर इनके जो खून में है ये आप ए डालेंगे, बी डालेंगे तो कोई भी आपके पास रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए जी, 14 क्वेश्चन आपके पास है कि थर्मोस्टेट क्या है सर? थर्मोस्टेट एक डिवाइस है किसके लिए? स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस उनको बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग टेम्परेचर, रेगुलेटिंग टेम्परेचर या प्रोड्यूसिंग हीट। तो बहुत बेसिक सवाल है। तो आपके पास जो थर्मोस्टेट है इसका इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? रेगुलेटिंग टेम्परेचर थर्मोस्टेट डिवाइस।
टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एन एनक्लोज्ड एरिया स्पेशली कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, अगर आपको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर जो है और कहीं जो आपने रखा हुआ है उससे ज़्यादा चला जाएगा तो ये आपको जो है इशारा देगा, सिग्नल देगा कि भाई ये इस तरह की चीज़ हो रही है। तो थर्मोस्टेट जो है रेगुलर टेम्परेचर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बात करेंगे सर द एसिड विच इज़ नोन एज सिपरेट ऑफ नाइटर, सिपरेट नाइटर किसे आप कहते हैं? क्या आप नाइट्रिक एसिड को कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को कहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहेंगे या अमोनिया को कहेंगे? सिपरेट नाइट्रेट HNO3 आप इसे नाम कहते हैं, बहुत सारे नामों से आप इसे जानते हैं। नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है जी, एक्वा फोर्टिस हो गए, स्ट्रॉन्ग वाटर जिसे आप कहते हैं, सिपरेट ऑफ नाइट्रेट हो गए, सारे के सारे नाम इसके हैं। हाईली क्रोजिव मिनरल एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है अक्सर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन किस हद तक ये रिएक्ट करेगा डिपेंड करेगा सर किस तरह की रिएक्शन हो रही है उस एसिड और मेटल के बीच में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 इसका जो है केमिकल नेम आपने याद रखना है, फार्मूला याद रखना है HNO3, और इसका नाम एक्वा फोर्टिस के नाम से भी कभी जानते हैं आप इसको, सिपरेट ऑफ नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। हाईली क्रोजिव मिनरल एसिड है। क्वेश्चन 16, विच आर फॉलोइंग हैज़ अ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन किसी दोस्त को गलत नहीं होना चाहिए। विद्यालय पर मेमोरी ट्रिक हमने याद कराए हैं, वो सारी की सारी अगर आपको याद होंगे। चलिए, ऑप्शन ए विजिबल लाइट, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रेज। अब देखिए आपने इसमें घूमना नहीं है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपने चुनना है कि आपके पास सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, लोएस्ट एनर्जी भी उसी की होगी। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपके पास कौन सा आ रहा है सर? वो आपके पास विजिबल लाइट आ रही है। अगर आपको वो स्पेक्ट्रम याद होगा जो हमने आपको पढ़ाया था, जिस दोस्त ने वो क्लास देखी है विद्यालय पर मेमोरी ट्रिक, वो हमने याद कराई थी। देखेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे वेव लेंथ किसकी है सर? रेडियो वेव्स की है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी इनकी है, सबसे कम एनर्जी इनकी है। गामा रेज अगर आप देखेंगे सबसे कम इनकी वेव लेंथ है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हो गई। विजिबल लाइट यहाँ पर ही आ रही है, तो विजिबल लाइट की बात हो रही है क्योंकि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव से ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया विच आर फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो गामा रेज अगर आप देखेंगे तो गामा रेज इससे ज़्यादा है मेरे दोस्त। अगर आप एक्स रेज देखेंगे तो एक्स रेज यहाँ पर हैं, ये भी आपके पास इससे ज़्यादा है। अगर आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देखेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इससे ज़्यादा है, तो विजिबल जो है इनमें से कम आ रही है। चलिए सर, ये हमने आपको बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 17, द सब्सटेंस कोटेड ऑन द प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेप्स, जो आपके पास सब्सटेंस जो कोड किया जाता है जो प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेप्स होते हैं, वो कौन सा सब्सटेंस है? क्या आपके पास जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन सल्फेट है, या आपके पास आयरन ऑक्साइड है? तो अक्सर क्या कौन सा वो आपके पास सब्सटेंस होता है सर? वो आपका नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आयरन ऑक्साइड आप देखने को मिलता है। जो इन्फॉर्मेशन है टेप रिकॉर्डर में वो रिकॉर्ड की जाती है स्ट्रिप्स पर जो आपके पास प्लास्टिक टेप के बने होते हैं, जो पॉलिस्टर अगर आप देखेंगे वो पॉलिस्टर के बने होते हैं। ठीक है, इस पॉलिस्टर पर आपके पास इस चीज़ पर आपके पास कोटिंग की गई होती है फाइन मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। अक्सर ये ऑक्साइड होते हैं कोबाल्ट के, आयरन के या क्रोमियम के। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आप आयरन ऑक्साइड चुन सकते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिजॉल्व नोबल गैसेस। ठीक है जी, नोबल गैसेस आप जानते हैं, लिख के दीजिए सर कौन कौन से हैं, लिख के दीजिए तो ही बात बनेगी। ठीक है जी, तो आपने बताना है कि जो कौन सा ऐसा गिवन ऑप्शन में से दिया गया है जो डिजॉल्व करेगा सर, जो आपके पास नोबल मेटल्स को भी डिजॉल्व करेगा। क्या आपके पास नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड है, या एक्वा रेगिया है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्वा रेगिया। तो एक्वा रेगिया क्या है? एक्वा रेगिया अगर आप देखेंगे सर ये मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड का और आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HNO3 और HCl का। किस रेशियो में है सर? इन द रेशियो 1:3। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सारी आपके पास एक मिक्सचर है, इन द रेशियो 1:3 इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके पास नोबल गैसेस को भी ये डिजॉल्व कर सकता है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम, उनको भी ये जो है मेरे दोस्त बेहतर तरीके से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट। आपको पता है सर स्टेनलेस स्टील अक्सर आपके पास जो बर्तन होते हैं, चीज़ें घर में इस्तेमाल होने वाले होती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर करते हैं स्टेनलेस स्टील के। क्यों करते हैं सर? इसको क्रोजन नहीं लगता। आप क्रोजन क्यों नहीं लगता है, वजह बताइए। क्या निकल प्रेजेंट इसमें है वह आपके पास रस्ट नहीं करता है? आयरन फॉर्म से हार्ड केमिकल कंपाउंड विद क्रोमियम प्रेजेंट इन इट, क्रोमियम एंड निकल कंबाइन विद आयरन, क्रोमियम फॉर्म ऑक्साइड लेयर एंड प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। फ्रॉम द 4 ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। स्टेनलेस स्टील, ठीक है जी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें जो है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन क्रोमियम फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर, जिसको बचाता है आयरन को रस्टिंग की। देखिए जब आप आयरन का एलॉय करते हैं, आयरन को मिक्स करते हैं किसके साथ? आपके पास क्रोमियम हो गया, निकल हो गए, कार्बन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपको जो एलॉय बन के आता है उसे आप स्टेनलेस स्टील कहते हैं।
स्टेनलेस स्टील की बहुत सारी खसूसियात हैं, ये स्ट्रांग होता है, टफ होता है, इसके साथ साथ सर इसमें क्रोजन के खतरात भी जो हैं वो कम होते हैं, इसको क्रोजन भी नहीं लगता है। इसीलिए इसके इस्तेमाल किया जाता है आपके पास कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, जो चाकू छुरियाँ होती हैं, सीजर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ऑर्नामेंटल पीसेस होते हैं, ये सारे के सारे आप स्टेनलेस स्टील के बनाते हैं। क्यों सर? इसमें जंग, इसमें क्रोजन लगने के खतरा जो हैं बहुत कम होते हैं। यूज ऑफ स्टेनलेस स्टील इन सच एप्लीकेशन इज बिकॉज ऑफ द इंटरएक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट इन बिटवीन इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इज सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो इतना आप याद रखिए। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट बात यह है, जो प्रेजेंस है क्रोमियम की है, वो बहुत लाजमी है, वो बहुत नेसेसरी है। विच रिएक्टेड विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिव लेयर ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एक क्रोजन जो है वो बचाई जा सकती है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। चलिए आप इतना याद रखेंगे, बेहतर है। क्वेश्चन 20 आज की क्लास का आपके पास इस तरह से है कि आपके पास जो आर्गन है उसको आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इन फिलिंग आयर शिप्स, टू ऑब्टेन लो टेम्परेचर, इन हाई टेम्परेचर वेल्डिंग। आर्गन का इस्तेमाल आप किसके लिए करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कभी लोहार के पास गए होंगे, वहाँ देखा होगा आपने कंसेप्ट, तो जो हाई टेम्परेचर वेल्डिंग है वहाँ हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आर्गन जो है अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाया जा सके जब ज़रूरत लगे कहीं पर। इट इज़ यूजड इन दिस वे फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम एंड अदर रिएक्टिव एलिमेंट्स। उनको बनाने के लिए सर हम आर्गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बन जाए। जो आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास टाइटेनियम हो गए, बाकी रिएक्टिव एलिमेंट्स हो गए, उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सर आर्गन का। इसके साथ साथ इसके इस्तेमाल वेल्डर जो है इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट द वेल्ड एरिया एंड इन इनकैंसेंट जो लाइट्स हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टॉप ऑक्सीजन फ्राम क्रोडिंग द फिलामेंट। तो ये इस्तेमाल हैं, ये यूज़ हैं किसके? आपके आर्गन्स के। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उम्मीद करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट आपने रिवाइज किए होंगे विद हेल्प ऑफ दीज MCQs। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।